नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 की परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। आज का प्रश्न है, हिंदी शब्द संपदा के स्वरूप पर विचार कीजिए। 125 या 200 शब्दों में लिखने के लिए आएगा, तो आप किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रश्न पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, यह प्रश्न यूपी एलटी और जीआईसी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही, साथ में यह प्रश्न यूपी पीएससी, जिसको कि हम सामान्य रूप से यूपी पीसीएस कहते हैं, उसके मेंस में एक बार पूछा जा चुका है, तो संभावना ज्यादा है कि यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो हिंदी शब्द संपदा के स्वरूप पर विचार कीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं को रखना चाहिए ताकि हम अपना उत्तर सटीक तौर पर लिख सकें। तो ये प्रश्न अगर आए तो आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि आखिरकार शब्द क्या होते हैं। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कई बोलियों का मिश्रण है और साथ में इसके शब्द भंडार में जो संपदा शब्द का प्रयोग किया गया है वो भंडार के दृष्टिकोण से है। कई बार आपने देखा होगा कि शब्द संपदा न लिखकर शब्द भंडार लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों एक ही अर्थ में है। मान लीजिए आपने परीक्षा के लिए शब्द संपदा तैयार करके परीक्षा हॉल में गए, लेकिन वहां पर सवाल आ गया हिंदी के शब्द भंडार पर चर्चा कीजिए, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये दोनों प्रश्न एक ही है। तो इस प्रश्न का जवाब देते समय हमें सबसे पहले शब्द के बारे में बताना है कि शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए पानी, वानी, खाना, होना, जाना, सोना, होना, रोना, धोना, इस टाइप से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इसमें सार्थक शब्द होते हैं और कुछ निरर्थक होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो शब्द है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अगर हम हिंदी की शब्द संपदा पर बात करें तो हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जिसमें 4 आधारों की चर्चा हमने की है। व्युत्पत्ति के आधार पर, निर्माण या बनावट के आधार पर, प्रयोग के संदर्भ के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। तो इन सभी आधारों को आप अपने दिमाग में रखिए, जिससे कि पॉइंट वाइज उत्तर लिखने में आसानी होगी। तो हिंदी शब्द संपदा के उत्तर की शुरुआत पहले शब्द के बारे में बताएंगे आप, फिर शब्द संपदा का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है उसके बारे में बताएंगे। फिर आगे आप बताएंगे एक एक को डिस्क्राइब करते हुए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसको कि हम विदेशी भी कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर ये भेद किए गए। तो तत्सम हमने ब्रैकेट में यहां पर लिखा हुआ है, तोड़ दिया इस शब्द को, तत्सम मतलब उसी के समान। अब ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है? जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि हिंदी जो है वो सीधे सीधे भाषा नहीं है, बल्कि इसका संबंध अन्य कई भाषाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, देशज, विदेशज तमाम, और कहा जाता है कि हिंदी का हृदय इतना बड़ा है कि वो तमाम शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, जिसको कि हम शब्द संपदा के नाम से जानते हैं। तो उसी में उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का विभाजन किया गया है, उसके भेद किए गए हैं। उसमें पहला है तत्सम। अब तत्सम का मतलब क्या है? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से उसी रूप में लिया गया है जैसे वे संस्कृत में मिलते थे। उदाहरण के लिए आम्र क्या बन गया? आम बन गया। तो इसमें आम्र क्या है? अब वो तत्सम है। तो यहां पर आपको बताना है कि तत्सम
का मतलब है कि किसी भाषा के मूल शब्द को हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। और अगर हिंदी के संदर्भ में बात करें तो हिंदी की जो मूल शब्दावली या फिर शब्द भंडार है तत्सम के संदर्भ में, वो संस्कृत से जोड़कर देखे जाते हैं। और उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर आप सभी को बताया आम्र आम हो गया, इसी तरीके से अग्नि आग। तो आपको उत्तर लिखते समय कोई एक उदाहरण देना है। उदाहरणों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो कोई एक उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तत्सम को आपने परिभाषित कर दिया और फिर एक उदाहरण दे दिया। दूसरा जो भेद किया गया है तद्भव यानी तत्भव, कहा गया कि उससे जो हुआ है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर यानी बिगड़कर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि, अग्नि, फिर आग। तो यहाँ पर अग्नि क्या है, संस्कृत का शब्द है, अग्नि प्राकृत का है और आग हिंदी का। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तद्भव जो है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर निर्मित होता है और वो हिंदी में शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सीधे आज जब हमें कोई चर्चा करनी होती है तो हम सीधे सीधे आग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये शब्द कैसे आया हुआ है। अग्नि पहले बोला जाता था संस्कृत में, फिर वही अग्नि हो गया, फिर आग हो गया। एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया जा सकता था, जैसे हस्त, फिर हथ। अगर आप पृथ्वीराज रासो या फिर अपभ्रंश पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा फिर हाथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस उदाहरण को भी आप दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी बात कीजिए तो एक उदाहरण के माध्यम से जरूर उसको प्रमाणित कीजिए ताकि आपका उत्तर प्रभावी हो, ये ना कि आप इधर उधर की बात लिख रहे हैं। तो आपने तत्सम और तद्भव दोनों को समझ लिया होगा। देशज, ब्रैकेट में लिखा गया देश प्लस ज, यानी कि ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति किसी देश में ही हुई हो, यानी कि पता तो नहीं चलता हो लेकिन वो खास क्षेत्र। यहाँ पर देश का मतलब राष्ट्र नहीं है। कई लोग अपने गांव को ही देश मानते हैं। जैसे आप अपने रिश्तेदार रिलेशन में देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि हमारे देश में ये नहीं होता है, मतलब हमारे एरिया में। तो यहाँ पर देश शब्द का मतलब ये है कि वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोल चाल से बने हैं। उदाहरण के लिए लुटिया, जूता, मनई। ये शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मनई किस टाइप का शब्द है, तो ऑप्शन में रहता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये देशज शब्द है। अलग अलग एरिया में अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो कि दूसरे क्षेत्र के अगर कोई है तो उसको समझ में नहीं आएंगे। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं और इसका प्रयोग हिंदी में खूब चलता है। मनई शब्द का प्रयोग हमने अलग अलग जिलों में, खासतौर से पूर्वांचल के कुछ इलाकों में हमने सुना हुआ है, इसलिए इस शब्द को रख दिया है। जैसे लुटिया, डिबिया। ठीक है, अब तो तमाम इंग्लिश के शब्द भी अलग अलग जगह पर प्रयुक्त हो रहे हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, लेकिन बोलचाल में उनका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। अगला है विदेशज, यानी कि ऐसा शब्द जो कि विदेश यानी विदेशी भाषा से उत्पन्न हुआ हो, बना हो। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज कहते हैं। उदाहरण के लिए फारसी से आया तमाशा, अरबी से औरत, तुर्की से कैंची, अंग्रेजी से हॉस्पिटल, पुर्तगाली से आलमारी, बाल्टी। हम लोग बहुत ही आसानी से बोल देते हैं आलमारी या फिर बाल्टी का प्रयोग जब भी स्नान करने जाते हैं, कपड़े को धोने जाते हैं तो बाल्टी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि ये शब्द देशज है, तत्सम है, तद्भव है कि विदेशज है, क्या है। लेकिन अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो बाल्टी शब्द है या फिर आलमारी है, ये सब पुर्तगाली शब्द है। और विदेशज शब्दों का प्रयोग हिंदी में क्यों होने लगा, क्योंकि आप जानते हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ पर तुरंत एक भारत का मैप बना सकते हैं और जानते हैं कि जो भारत की भौगोलिक राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, ये आक्रमणकारियों से भी कई बार गुलामी की दास्तां भारत ने सही है,
तो वहां के लोगों की जो भाषा है, बोली है, संस्कृति है, उसका भी प्रभाव पड़ा। खासतौर से जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी शब्द आए हुए हैं, कहीं न कहीं उसी उपनिवेश से प्रभावित रहे। तो उन्हीं शब्दों को यहाँ पर रखा गया जिनको कि विदेशज कहा गया है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो भी शब्द निर्मित हुए हैं उनको 4 भेदों में बांटा गया और पूरा एक-एक करके परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ हमने आपके सामने रख दिया। प्रिय विद्यार्थियों, एक से अधिक उदाहरण को रखा जा सकता है, लेकिन हमें समय प्रबंधन का भी ध्यान रखना है। तो जितने में आपकी बात हो जाए उतने में आपको अपने आंसर को लिख देना है। आगे बात करते हैं, निर्माण या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, आपको भेदों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर क्या है, निर्माण या बनावट के आधार पर क्या है। ठीक है, तो निर्माण या बनावट के आधार पर 3 भेद किए गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब एक एक को आपको बताते चलना है। रूढ़ का मतलब क्या है? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए हमने उदाहरणतः लिखा है। अगर के लिए शब्द में लिखता तो हर उदाहरण में 2-2 शब्द बढ़ जाते और 20 उदाहरण अगर आप दिए हैं तो 40 शब्द ऐसे ही बढ़ जाएंगे। इसलिए इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने उदाहरणतः लिखा है। उदाहरणतः नाक, नाक 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, बल्कि वर्णों को हम कहें ना और क। तो खंड होने के बाद ये अर्थहीन है। जब तक एक है तब तक इसका कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन जब इनको अलग अलग लिख दिया जा रहा है तो इनका कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे कान शब्द का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अगर एक में लिख रहे हैं तो इनका कोई ना कोई अर्थ हो रहा है और अलग अलग कर दे रहे हैं तो ये अर्थहीन हो रहे हैं। यानी कि नाक, कान, भौं, दांत ये सब क्या हो गए? रूढ़ हो चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। खंड मतलब अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो वो सार्थक नहीं होंगे। जब तक एक में रहेंगे तभी उनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। अब मान लीजिए कोई पूछना शुरू कर दे कि नाक में कौन सी संधि है, तो तमाम व्याकरणाचार्य घायल होकर गिर जाएंगे और नहीं बता पाएंगे कि कौन सी संधि है, क्योंकि ये कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, दूसरा है निर्माण या बनावट के आधार पर यौगिक। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दूध वाला, घुड़सवार। आप देखेंगे कि इन दोनों को आप जोड़ भी सकते हैं, दूध वाला, फेरी वाला, ठीक है, गाड़ी वाला, घुड़सवार। ठीक इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। ये क्या हो गया? यौगिक शब्द है। और इसको अगर आप अलग अलग भी कर दे रहे हैं तो भी इसका जो खंड है वो सार्थक हो रहा है। चीजें आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है? योग रूढ़ ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं लेकिन अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ को बतलाते हैं। उदाहरण के लिए लंबोदर, पंकज। लंबोदर जब बात की जाएगी तो एक इसका अलग अर्थ निकलेगा गणेश का। ठीक है, पंकज की जब बात की जाएगी, ठीक है, तो इसका अर्थ निकलेगा कमल। तो योग रूढ़ है। ये सब कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में आ जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि न सिर्फ आपका लिखित एग्जाम तैयार हो रहा है, बल्कि अगर इसी में से पूछा जाएगा कि रूढ़ का मतलब क्या है, यौगिक का मतलब क्या है, या फिर योग रूढ़ का मतलब क्या है, तो आप आराम से उस चीज को बता देंगे। आगे बात करते हैं, प्रयोग के संदर्भ के आधार पर शब्द के 3 वर्ग हैं। सामान्य शब्द जैसे दाल रोटी, पारिभाषिक शब्द जैसे साहित्य, इतिहास, सचिव, प्रशासक, कुलपति। आप चाहें तो एक उदाहरण भी दे सकते हैं और कई उदाहरण भी दे सकते हैं। मतलब पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द जिनको कि हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे यहां पर हम विज्ञान शब्द भी लिख सकते थे। ठीक है, तो 1-2 उदाहरण देकर भी आप अपनी बात को कर सकते हैं। अर्ध पारिभाषिक शब्द जैसे रस। कई बार लोग पूछते हैं कि रस किसे कहते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो आनंद की अनुभूति दे, कुछ का मानना है कि जिससे मतलब जिसको महसूस किया जा सके। उसी तरीके से धातु, ये सब क्या है? अर्ध पारिभाषिक शब्द है।
इनकी परिभाषा देना कठिन है। तो प्रयोग के संदर्भ के आधार पर शब्द के 3 भेद किए गए हैं या फिर वर्ग किए गए हैं। तो उदाहरण के साथ साथ हमने सभी बातों को स्पष्ट किया है। आगे बात करते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी मतलब जिसमें कि विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तित हो जाए, इसको हम परिवर्तनशील आधार पर भी बांट सकते हैं। ठीक है, ये भी जोड़ा जा सकता है यहां पर। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन के कारण बदलता है। उदाहरण के लिए लड़का फिर लड़की, लिंग परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है। अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है उसको अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, कल, परंतु, अथवा, या इत्यादि जितना भी है शब्द, ये क्या है? अविकारी है। उनके ऊपर लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसी बहाने आपने विकारी शब्दों के बारे में जान लिया और अविकारी शब्दों के बारे में जान लिया। एक शब्द और प्रयुक्त होता है जो हिंदी शब्द संपदा को मजबूत करता है, उसके स्वरूप को और मजबूत करता है, वो है संकर शब्द। संकर का मतलब कि अलग अलग, 2 भाषाओं के अलग अलग शब्द आपस में जब मिलते हैं तो उनको हम संकर कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं के मिलने से बन जाते हैं। उदाहरणतः रेलगाड़ी, एक आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी का है और दूसरा हिंदी का है। इसी तरीके से मोटर कार या फिर मोटर गाड़ी, तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्योंकि ये लिखित एग्जाम है और इसमें समय का हमें ध्यान रखना है, तो जितने में आपकी बात हो सके उतना ही में आप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने हिंदी शब्द संपदा के स्वरूप को देख लिया कि उसमें कैसे आंसर को लिखना है, किन किन चीजों को रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो सबसे पहले इसी को आप प्रसन्नचित्त स्थिति में करना शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे राइटिंग में उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये यूपी एलटी के लिए भी महत्वपूर्ण था, जीआईसी के लिए भी, और अगर आप मेंस की तैयारी इत्यादि कर रहे हैं, क्योंकि हमने मेंस के पेपर को भी देखा तो ये प्रश्न वहां पर पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप निश्चित तौर पर कमेंट करेंगे। तो इसी तरीके से अन्य प्रश्नों को लेकर हम हाजिर होंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोशिश ये करना है कि प्रतिदिन का आप नोट्स बनाते जाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम लोग 100 तक पहुंच जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हमने कदम बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है कि अंतिम मंजिल तक पहुंचेंगे ही। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।